एफबीआर की एफिशिएंसी की बात हो रही है, इनकम टैक्स जितना भी पिछले माली साल में इकट्ठा हुआ है, जिसमें ये 265 अरब जो है वो सैलिड क्लास ने दिया, उसका 2000 अरब या 61% किसने दिया? थ्रू कैसे इकट्ठा किया? विद होल्डिंग टैक्सेस के, जिसमें एफबीआर की जीरो है। ठीक है। और जब हम बात करते नहीं जी कि हम मॉनिटरिंग करते हैं, खाक ये लोग मॉनिटरिंग करते हैं। नॉन फाइलर जो है, जिसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि उसको इस सिस्टम में लाएंगे, उसको पनिश करेंगे, वो बजाय उसको पनिश करने के उसका जो रेट उन्होंने बढ़ाया था, उसको एज उन्होंने रेवेन्यू टूल यूज कर लिया। तो ये जो है, कल में बात करते हैं, आपने ये कहा ना कि ये जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, एक बहुत बड़ी वजह ये है कि एक्सपोर्टर्स हों या रिटेलर्स हों, ये उस तरीके से लॉबिंग नहीं कर सकते। तो एक अलायंस जरूर बना हुआ है जो तनख्वाहदार तबके को प्रोटेक्ट करे, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकास महमूद साहब। जी, हमारे साथ इस वक्त वकास महमूद साहब मौजूद हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक जो तनख्वाहदार तबका है उसके हवाले से एक अलायंस बना हुआ है ताकि उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन अभी तक तो शायद उनका अलायंस उस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका। तो वकास साहब, ये जो एफबीआर की तरफ से जो नंबर सामने आया है कि कैसे जो तनख्वाहदार तबका है, पिछले माली साल उन्होंने 264 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में दिया, जबकि उसके मुकाबले में आप कंबाइन मिला लें जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और जो रिटेल सेक्टर है, ये उससे तकरीबन 200% ज्यादा जो तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स देता है। तो ये आपके लिए भी हैरान कुन है ये नंबर? देखिए, मैं जो है वो फैक्ट्स की बात करता हूँ। फैक्ट्स जो है रिटेलर्स का तो मैं इसमें कह सकता हूँ, एक्सपोर्टर्स के जो है वो के फैक्ट्स पे मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी उस पर रिसर्च नहीं है। तो एक्स रिटेलर में अलबत्ता बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा वाजे जो है वो डिफरेंस है लॉ में, जो एक रिटेलर पे टैक्स लगता है और एक सैलरी पे टैक्स लगता है। जहां एक बंदा जो है उसी इनकम पे 30-30 लाख रुपए भी जो है वो अगर साल का टैक्स बनता है, तो वहां पे रिटेलर जो है वो उसी तनख्वाह पे या उसी इनकम पे जो है वो शायद लाख रुपए भी टैक्स नहीं देता। तो इतना वाजे डिफरेंस है। सो ये तो मुमकिन है, लेकिन एक्सपोर्ट्स पे आई कांट कमेंट। खैर, ये डाटा हमारे सामने एफबीआर का ही डाटा है। अगर 1% का खुद भी लगा लें, उनकी 27.7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, और जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर वो नंबर पाकिस्तान ब्यूरो स्टैट्स की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, 73.7 अरब या कितना इनकी अमाउंट है जो एक्सपोर्टर्स ने पे की है। बट द क्वेश्चन इज कि अब आपने एक अलायंस बनाया है, इस अलायंस की क्या वैल्यू है, ये कहां पे स्टैंड करता है, और क्या आप लोगों को एक्सेस है पावर कॉरिडोर्स के अंदर जहां पे आप जाके ये तनख्वाहदार तबका जो मजलूम तरीन तबका है, जिसको ही बार बार मारा जा रहा है, उसकी बात कर सकें? सर देखिए, इसको थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे दो। ये अलायंस जो बना था कुछ 1-2 महीने पहले ही बना है, 1 से 1.5 महीने पहले ही बना है, और ये सिर्फ और सिर्फ उस टेंडेंसी को कर्व करने के लिए बना है कि जो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब भी किसी टैक्स में बढ़ाने की बात आती है, आईएमएफ की तरफ से कोई बात आती है, किसी और तरीके से फिस्कल डेफिसिट आता है, तो इस तबके को जो है वो इसकी गर्दन मरोड़ दी जाती है, और कहीं और से टैक्स निकालने की बात नहीं होती। इसी जो है वो इसी तबके को उठाया जाता है और इसमें से जो है मजीद जूस जो है वो निचोड़ दिया जाता है। हमारा जो अलायंस बनाने का मकसद था वो यही था कि ये जो टेंडेंसी है, ये जो रविश है, इसको जो है वो चैलेंज किया जा सके। मसला हम ये समझते हैं कि इस रविश के पीछे जो गुनहगार है वो सैलरी क्लास खुद है, बिकॉज उन्होंने 70 साल में कभी इसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई। जब आप वो क्यों आपकी जो है वो आपकी बात को आपकी कनेक्टिविटी के हमारा मकसद जो है कनेक्टिविटी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं नाज़रीन कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूज। ये कामरान अभी बहुत ही एक इनिशियल स्टेज के ऊपर ये अलायंस है। आई होप कि जब तक अगला बजट आएगा तो दे विल बी इन अ पोजीशन के ये हुकूमत को अपना व्यू पॉइंट दे सके, ये बता सके किस तरीके से ये ज्यादती है जब आप एट सोर्स उससे 35% अप टू 35% जो आप टैक्स काट लेते हो, और कोई आप खर्चा उसके आगे से जस्ट नहीं कर सकते, कोई आपको उसका रिटर्न नहीं है, किसी चीज का कोई सर्विसेज नहीं मिलती। नाज़रीन, ये जब सब कुछ हो रहा था तो एफबीआर को तो मेरा ख्याल हुकूमत को चाहिए था कि थोड़ा सा उसकी ग्रिलिंग कर लेते, उनसे पूछ लेते कि भाई ये तो चलो आपने मजलूम तबका इसको पकड़ लिया है, बाकियों के साथ आप क्या करें। लेकिन बजाय इसके आज से 2 दिन पहले एक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होती है। आपको याद होगा, हम 12 जिक्र कर चुके, एफबीआर ने कोई $40 करोड़ का एक कर्जा लिया था वर्ल्ड बैंक से,
उस कर्जे का मकसद ये था, कुछ बजट सपोर्ट चाहिए थी और कुछ एफबीआर का जो एक बिल्कुल एक सिस्टम जो निज़ाम है उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो मफलूज हो चुका है, उसको उन्होंने रिवैम्प करना था। वो पिछले ये 2020 का प्रोजेक्ट है, अभी तक जो रिवैम्पिंग वाला उसमें एस्पेक्ट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, उस पर कोई काम नहीं हुआ। 3 दिन पहले या 2 दिन पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में इसको मॉडिफाइड एक प्रोजेक्ट, इसको रिवाइज प्रोजेक्ट कर दिया गया। इसकी जो इनिशियल लागत थी है तो $40 करोड़ का, तो उस वक्त ये कोई प्रोजेक्ट कोई 12.6 अरब रुपए का था। अब चूंकि डॉलर की जो प्राइस है वो चेंज हो चुकी है, तो पहले ये जो कोई पाकिस्तान को 12 इसके अंदर जो 8 करोड़ डॉलर का इसके अंदर जो एक कंपोनेंट है वो वाला, उसके जो रिवाइज उसकी कॉस्ट अब कर दी गई है। डॉलर में तो उतनी ही है, लेकिन रुपए में जो पहले 12.7 अरब रुपया थी वो 21.6 अरब हो गई है। अब यहाँ पे 8.8 अरब रुपया इजाफी एफबीआर को एक यहाँ पे स्पेस में लिया। ये बताने का आपको मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो 8.8 अरब रुपए की स्पेस मिली है, इसमें से 2 अरब रुपया नाजरीन अब 155 गाड़ियां, जो आपसे कुछ अर्सा पहले हमने खबर की थी, हुकूमत ने वो गाड़ियां खरीदने के लिए मना कर दिया था एफबीआर को, वो सिलसिला रुक गया था। अब वो 155 जो गाड़ियां हैं उसकी खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। एक्निक ने इसकी मंजूरी दी है और इसको मोबाइल फैसिलिटेशन सेंटर्स का नाम दिया गया ताकि मीडिया की नजर से इससे बचा जा सके। बहरहाल चलें, मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एफबीआर की बात चल रही है, तो एफबीआर में ब्रेक में जब वापस हम आएंगे तो बात करेंगे 53 अरब रुपए के घपले की, फ्रॉड की।